दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं लुसेंट समान विज्ञान का जो 1700 का सीरीज़ हम चलाए हैं उसका ये तीसरा वीडियो है, जिसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले के यदि आपने पार्ट नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप पहले उसको देख सकते हैं। ठीक है। और यदि आपने पहली बार इस चैनल पर विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो यदि पसंद आएगा तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपको, जो भी आपका एक लाइक सब्सक्राइब रहता है वो हमारे मोटिवेशन को 10 गुना बढ़ा देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट के अंदाज में आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो किस लिए, मतलब किस प्रकार से ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस उद्देश्य से? तो इसका ऑप्शन है ईंधन की तरह, या स्नेहक की तरह, या फिर विमंदक की तरह। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो हमारा ग्रेफाइट है उसका नाभिकीय संयंत्र है उसमें किस तरह से प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपना जो भी सही जवाब है तो आप या फिर अपने नोटबुक में नोट करते रहिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? विमंदक और प्रशीतक मतलब ठंडाहट के लिए भी प्रयोग किया जाने वाला ऐसा कौन सा जो पदार्थ है जो दोनों में प्रयोग होता है? ऑप्शन है साधारण पानी, बी है द्रव हाइड्रोजन, सी द्रव अमोनिया और डी भारी जल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारी जल। जो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। जो D2O है उसको विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह यूज करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आयनिक यौगिक हैं उनके संदर्भ में क्या कथन दिए गए हैं? पहला कथन बोल रहा है आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। और दूसरा कथन क्या है? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोनों कथन है, इससे ही मिलते जुलते हमारे ऑप्शन भी रहेंगे, जिसको आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट क्या है, केवल एक नंबर सही है, या केवल बी मतलब दूसरा, या फिर 1 और 2 दोनों, या 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं सही है। तो आपको सही जवाब इसका देना है कि कौन सा सर हमारा जो कथन है सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक नंबर वाला है। ये जो एक नंबर वाला है यही वाला सही है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NaCl में यह बंध हैं, नीचे बंध दिए हैं, कौन कौन से बंध हैं नीचे दिया गया है। इसमें से आपको चूज करना है कि NaCl में कौन सा बंध होता है। ऑप्शन ए है आयनिक बंध, बी सहसंयोजी बंध, सी उपसहसंयोजी बंध और डी H बंध। इसमें से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक बंध। NaCl में कौन सा बंध होता है आपको याद रखना है, आयनिक बंध होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। ऑप्शन क्या है? ए ध्रुवी, बी धात्विक, सी आयनिक या डी सहसंयोजक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सहसंयोजक। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
खाली स्थान यहाँ पर भरना है हमको। बिंदु बिंदु है, बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। ऐसा कौन सा बंध है जो पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? आपके ऑप्शन है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या आयनिक बंध, या निर्देशांक। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगला क्वेश्चन, एक धातु के फास्फेट का सूत्र क्या है? MHPO है, ठीक। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी हमने अलग से लिखा है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो MCl2 जो है वो ऑप्शन सी में है, वही सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। जो बेरिलियम है उसको आदर्श गैस प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अर्थात 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को इसको खोना पड़ता है, ठीक। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन में कमी। या ऑप्शन सी प्रोटीन में वृद्धि होती है। या ऑप्शन डी प्रोटीन में कमी होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्सीकरण यानी अपचयन में क्या होता है? कथन है ये, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है या किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है। इसमें से दोनों कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही उत्तर हमारा सही है, कौन सा सही ऑप्शन है बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल 1, मतलब पहला नंबर कथन सही है। सेकंड में केवल 2 दिया है। थर्ड में 1 और 2 दोनों। और जो लास्ट है उसमें ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्या कह रहा है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कौन से यौगिकों में ऑक्सीकरण की जो अवस्था है समान होगी? आपके ऑप्शन है ए कार्बन, बी फ्लोरीन, सी हाइड्रोजन और डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी फ्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। निम्न में से किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन है एफ, या बी Cl, या सी Br और डी 1। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एफ। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो OF2 है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, कितनी है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था? तो आपके ऑप्शन है A+2, B-2, C+1 और D-1। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए +1, +2, ठीक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको कौन सा कथन सही है बताना है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव शून्य होता है, फर्स्ट है। सेकंड क्या बोला है? हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है। या फिर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक होते हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक होते हैं। जो हाइड्रोजन है उसमें 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? जो हमें निम्न में दिए हैं नीचे, उसमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन और डी आयोडीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? अपचायी और उच्चाई तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बताना है कि कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है। ऑप्शन अब नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक अपचायी अभिक्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिक्रिया ZNO+C इक्वल टू क्या है? Zn+CO में C जो है निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? जो C दिया है ये किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपचायक के रूप में। ठीक, ऑप्शन कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला अम्ल है, बी क्षार, सी अपचायक, उपचायक है। उपचायक मतलब उच्च करने वाला क्रिया, और अपचायक मतलब जो क्रिया को डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी है, कार्बन है, वो क्रिया को अपचायक बना देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्फोटेरिक अर्थात उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन है आपके अम्ल, बी क्षार, अम्ल और क्षार दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार दोनों, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है। यदि सब पीएच पैमाने में यदि किसी पदार्थ का मान 7 से कम है उसे क्या माना जाएगा? ए न्यूट्रल निष्पक्ष, बी आयन, सी एसिड अर्थात तेजाब और डी क्षार। तो यदि पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एसिड अर्थात तेजाब। इसे अम्ल भी कहा जा सकता है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5.5 या उससे कम, 12.5 या उससे ज़्यादा, 10.5 या इससे भी ज़्यादा, और लास्ट में है 8.5 या इससे ज़्यादा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5.5 या इससे कम जो इसका पीएच मान होता है, मतलब अम्लीय होता है। 7 से कम अर्थात अम्लीय होता है। ठीक है, जो अम्ल वर्षा होती है, नाम ही अम्ल है इसलिए 7 से कम होगा, तो आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 0, बी 14, सी 0 के अति निकटतम और डी 7 के अति निकटतम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0 के अति निकटतम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, बी 7.9,
सी 6.7 और डी 8.1। तो जो मानव रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है, आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। आपके ऑप्शन है ट्राई एथिलेमाइन, ऑप्शन बी अमोनिया, सी एथिलेमाइन और ऑप्शन डी क्या है, डाई एथिलेमाइन। सबसे प्रबल क्षारक कौन सा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी डाई एथिलेमाइन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो प्रबल क्षारक के रूप में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है। आपके ऑप्शन है ए डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, बी सोडियम फास्फेट, सी फास्फोरिक अम्ल और डी सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है। ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी ऑक्जैलिक एसिड और सी एसिटिक एसिड, डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूध एक प्रकार का है, दूध क्या है, पायस है, फोम है, निलंबन है या जेल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि दूध एक प्रकार का पायस है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब दो तरल पदार्थ जो हैं आपस में नहीं घुले, जैसे तेल और पानी, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, सॉल्वेंट, डी कैटेशन और ऑप्शन सी अभिसरणीय, ऑप्शन डी सॉल्यूट। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी अभिसरणीय। ठीक है, आप अभिसरणीय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए विलायक, बी घुला हुआ पदार्थ, सी कोलाइड और डी सस्पेंशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एक प्रकार का घुला हुआ पदार्थ है। जो शक्कर है एक प्रकार का घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मक्खन जो होता है वो कोलाइड कब बनता है। ऑप्शन है जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, ऑप्शन बी जब पानी में वसा छितरा जाता है, या जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं, या ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो मक्खन कोलाइड कब बनता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितराने लगती हैं या छितरा जाती हैं तब कोलाइड बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मोक किसका संयोग है। जो स्मोक है किसका संयोग है, किससे मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन है ए हवा और जलवाष्प, बी पानी और धुआं, सी आग और पानी और डी धुआं और कोहरा। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जो स्मोक है वो धुआं और कोहरे का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, धुआं और कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है। जो एक घोल है किसका कोलाइडी एक विलयन कहलाता है। तो ऑप्शन ए द्रव में द्रव का,
ऑप्शन बी द्रव में ठोस का, ऑप्शन सी ठोस में गैस का, या ऑप्शन डी ठोस में ठोस का। तो जो एक घोल कोलाइडी विलयन है वो क्या चीज़ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्रव में द्रव। जो कोलाइडी विलयन होता है वो द्रव में द्रव का विलयन होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ये 4 नियम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि गैस से संबंधित नियम कौन सा नहीं है। ए बायल का नियम, बी जूल का नियम, सी एवोगेड्रो का नियम और डी चार्ल्स का नियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जूल का नियम जो है ये गैस के नियम से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों गैस के नियम को संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? जो नीचे समीकरण दिए हैं वो ऐसे कौन सा ऐसा समीकरण जो चार्ल्स के नियम को प्रतिपादित करता है? इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भी समानुपाती टी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को किसने कहा था? ऑप्शन है बायल का नियम है, ये चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम या गे लुसाक का नियम। तो जो कथन ऊपर दिए गए हैं उसको मतलब किस वैज्ञानिक ने ये कथन कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जो गैस है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए उसके वाष्प दाब से दुगुना, बी उसके वाष्प दाब के बराबर, सी उसके वाष्प दाब के आधा और डी इसके वाष्प दाब से असंबल। तो जो आणविक द्रव्यमान है किसी गैस का वो कितना होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उसके वाष्प दाब से दुगुना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो परम शून्य तापमान होता है उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ए वह तापमान जिस पर सब आणविक गतियाँ बंद हो जाती हैं, बी जिस पर जल 298 केल्विन पर उबलता है, सी जिस पर तरल हीलियम उबलता है, जिस पर तरल हीलियस है, हीलियम नहीं है, हीलियस उबलता है, और डी जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। जो परम शून्य तापमान है उसको किस नाम से और जाना जाता है, या मतलब उसकी क्या परिभाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वह तापमान जिस पर सब आणविक गतिविधियाँ जो हैं बंद हो जाती हैं। ठीक, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, संयोजन, अपघटन या ऊष्माक्षेपी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है वह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, अर्थात शोषण होता है जिसका। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? बताना है कि कौन सी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी के प्रकार की होती है, अर्थात ऊष्मा का शोषण करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? दहन प्रक्रिया, बी अपघटन प्रक्रिया, सी विस्थापन प्रक्रिया और डी संयोजन प्रक्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया, जो है हमेशा क्या करती है? ऊष्मा का शोषण करती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा है उससे जो पानी का
अणु विखंडित होते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश अपघटन, ऑप्शन बी विकिरण अपघटन, सी विद्युत अपघटन, डी ताप अपघटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रकाश अपघटन, क्योंकि प्रकाश के द्वारा विघटन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, तो प्रकाश अपघटन कहलाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों के लिए कोई पैसा नहीं लगता, न तो कोई मेहनत लगता है, बस आप लोग एक बटन को टच करना है, उससे हमारा मनोबल लाखों गुना बढ़ जाता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम फिर से वीडियो बनाएं और अच्छे से मेहनत करें और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लाएं। इसलिए हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। और यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे जीके का वीडियो डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पे अपलोड होता है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक हैं, उनका उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए है लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट बायल ने, ऑप्शन सी बर्जीलियस ने, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन ने। तो जो रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि है किसने तैयार की थी हमको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसका विधि को तैयार किया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? क्या बताना है? सच नहीं है, जो रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है वही चीज़ बताना है। ऑप्शन क्या है? यह तत्वों के नामों के लिए एक अश्लीप अर्थात शॉर्ट हैंड संकेतन है, कि शॉर्ट में हम लिख देते हैं नाम, वो चीज़ है, या फिर यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, या क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक, इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। जो जितने भी हम रासायनिक प्रतीक पढ़ते हैं उनके निर्धारण का श्रेय किसको जाता है? जेम्स चैडविक और जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? जो आरम शब्द है इसका मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है कांसा, बी सोना, सी चांदी और डी तांबा। तो जो आरम है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आरम को सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जो हमारा भविष्य है उसमें ईंधन के रूप में किसे देखा गया है? तो भविष्य का ईंधन ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी मीथेन और डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बहुत कम मात्रा में है, इसको तो छोड़ ही देंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोचिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि हमारे पृथ्वी पर हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है, तो भविष्य का ईंधन इसी को माना गया है। ठीक है, हो सकता है कि आगे चल के इसी से बिजली उत्पादन या फिर और कार्य किए जाएं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? जो ईंधन मान होता है तो वो निम्न में से किसका अधिक है बताना है। ए हाइड्रोजन, बी चारकोल, सी प्राकृतिक गैस और डी गैसोलीन। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जलता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो हाइड्रोजन है वो बहुत भयानक गति से जलता है। ठीक है, इसीलिए हमको अभी आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए इसका भविष्य का ईंधन भी बोला गया है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा
मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी इथेनॉल और डी ब्यूटेन। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए डीजल, बी केरोसिन, सी हाइड्रोजन और डी कोयला। तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पास दोस्तों समझने की बात है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है भी और सबसे ज़्यादा ज्वलनशील भी है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी माना गया है। ये क्वेश्चन में आता है कि भविष्य का ईंधन क्यों माना गया है? इसकी ज्वलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, प्रदूषण सबसे कम करता है और मात्रा में भी ज़्यादा है। ठीक है, सब प्रकार से सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल गैस किसका संयोजन है? जो जल गैस है हमारा वो किसका संयोजन है, मतलब किस किस से मिलकर बना है? ऑप्शन ए है CO और HO, CO और CO से, या ऑप्शन सी CO और H से, ऑप्शन डी CO और H से। यहाँ CO2 है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ CO2 और H होगा। CO2 और H से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो जल गैस है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस हो गई है दोस्तों, तो उस पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा। ठीक है, लिखने में टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? जो भाप का अंगार जिसे बोला गया है वह कौन सी गैस कहलाती है? ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है वो भाप का अंगार के जैसा होता है। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, या कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण। तो बताना है ऐसा कौन सा मिश्रण है जो भाप अंगार गैस को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका सही जवाब आप लोग बताइए फटाफट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण है वो भाप अंगार की तरह गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? ये क्वेश्चन तो आप लोग 12वीं में बहुत पढ़े होंगे, यदि जीव विज्ञान से या मैथ से रहे होंगे, तो साइंस ग्रुप से यदि रहे होंगे तो इसको खूब पढ़े होंगे। ठीक है, चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। ए क्या बोल रहा है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, बी द्रव ऑक्सीजन या द्रव आर्गन, और सी द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, और डी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो रॉकेट के नोदन के रूप में प्रयोग होता है वो किसका मिक्सचर होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो नोदक के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात ईंधन के रूप में रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यह वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ सीखने को अलग से मिला होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी मदद इस वीडियो से मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक,
आपको इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हमारा ये 1700 क्वेश्चन का एक सीरीज है, जो सामान्य विज्ञान जो लुसेंट बुक है उसका सीरीज है। टोटल 1700 क्वेश्चन है लगभग, वो हम सारे कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही जब तक हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं कवर हो जाता, हम 50-50 के रिस्पेक्ट में लेते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।